दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त पॉलिटी के सफ़र में। आज हम बात करेंगे उन सारे पॉलिटी एक्ट्स के बारे में जो ब्रिटिश राज टाइम से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को शेप किया। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक सारे एक्ट्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। तो सारे एग्ज़ाम में इससे हर एक साल 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस, और ये स्टैटिक है। और मैं आपको इसमें बहुत ही कॉन्साइज वे में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपके कंसेप्ट आपको इसमें सारा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये था पहला बड़ा स्टेप जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम काज को कंट्रोल करने का सोचा। ठीक है। तो 18 सेंचुरी में कंपनी इंडिया में आई, बहुत लूट मार कर रही थी और बहुत करप्शन कर रही थी। ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब कंपनी को रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के रिसोर्स और पावर का गलत यूज़ हो रहा था। तो इसीलिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे और फीचर्स पे बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है। और यही फाउंडेशन बना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर को असिस्ट करने के लिए बोला। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करते थे, मतलब उसे एडवाइस देते थे। कोई भी मेजर डिसीजन हो तो वो लोग सारे मिल के लेते थे। सबऑर्डिनेट गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को, जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। मतलब इसका कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए हैं, तो अब जैसे कोई मेजर डिसीजन लेना है, जैसे कि वार पे कोई बड़ा पॉलिसी बन रहा है, तो उस पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछा जाएगा। ये नहीं कि गवर्नर ऑफ बम्बई और मद्रास खुद ब खुद पॉलिसीज़ बना देंगे, खुद ब खुद कंट्रोल करेंगे। अब वो सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम। ठीक है। इसमें एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि प्रोहिबिट कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट को कि आप ट्रेड नहीं कर सकते वहाँ के नेटिव के साथ। ठीक है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस एक्ट में बोला गया था कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो नेटिव के साथ, वो कौन सा एक्ट था? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स। ओके। नेक्स्ट एक्ट अमेंडिंग एक्ट 1781। तो इसका फीचर्स देख लो आप कि गवर्नर जनरल और जो काउंसिल हो गए जो एक्सिस्ट करते थे, इसे चार चार मेंबर के जो थे सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर हो गए इन ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। वो एग्जाम्प्ट हो गए। सेकंड पॉइंट, एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड पॉइंट, अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन इनटू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गवर्नर जनरल और उसके जो काउंसिल थे, जो 4 मेंबर जो असिस्ट करते थे, अब प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील होगा ना, तो यही लोग सुनेंगे, वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट, गवर्नर जनरल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं कर सकता प्रोविंशियल कोर्ट का, काउंसिल्स का। वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल। तो नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी बोलते हैं। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था कि थोड़ा करप्शन रुके, ये रुके, वो रुके, तो इसलिए एक्ट बनाया गया। बट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी के स्कैंडल्स और करप्शन नहीं रुके। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा
कि और स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, तब प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने ये एक्ट बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स को अलग अलग किया जाए, जिसके वजह से करप्शन कम हो। तो सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग कि सिग्निफिकेंस फर्स्ट में ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन विच एक्ट देयर वाज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्ट ने ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट अपना दबदबा शुरू किया। ठीक है। एंड सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्लियर है। एंड फीचर्स में आ जाओ। फीचर्स में डिस्टिंक्शन ऑफ कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन पता ही है, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया गया है। तो डुअल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डुअल गवर्नमेंट किस एक्ट में आया? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो डुअल गवर्नमेंट क्या हुआ, इसमें क्रिएट किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, इसमें 6 मेंबर रहते हैं और इसे हेड करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये क्या करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल? टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स इम्पावर्ड था टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यू। सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यू। और कमर्शियल कौन देखता था? कमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा देखता था? कमर्शियल सारा, ट्रेड वगैरह कमर्शियल में जो आता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। और पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करता था। क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाओ आप, एक्ट ऑफ 1786। अब ये एक्ट ऑफ 1786 क्या है कि गवर्नर जनरल गिवन पावर टू ओवरराइड काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब कि जो 4 मेंबर असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को, तो वो गवर्नर जनरल वो इसे ओवरराइड भी कर सकता था। कुछ कुछ केस में जो डिसीजन लेना है वो उसके जो 4 मेंबर डिसीजन थे वो उसको ओवरराइड भी करके वो खुद का अपना के डिसीजन कुछ स्पेशल केसेस में ले सकता था। एंड सेकंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकम कमांडर इन चीफ अलॉन्ग विद गवर्नर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल बना रहे थे, जब बनाया गया, तो उसने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या, कि जब तक मुझे आप सुप्रीम मिलिट्री कमांडर का भी रोल नहीं दे देते तब तक मैं गवर्नर जनरल नहीं बनूंगा। तो इसे उस टाइम कमांडर इन चीफ के साथ गवर्नर जनरल भी बनाया गया। कौन थे वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चार्टर एक्ट क्या है, कितने चार्टर एक्ट आए? 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक है। बट चार्टर एक्ट क्या थे, कैसे आए? तो हर 20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर मतलब क्या हो, लाइसेंस रिन्यू होता था। और हर बार ब्रिटिश पार्लियामेंट नए रूल्स ऐड करती थी। तो ये एक्ट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और सोशल रिफॉर्म्स के लिए बड़े चेंजेस लाए। तो वो चार्टर एक्ट से ही स्टार्ट हुए थे। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट क्या था? 1793। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में आया। तो इसमें क्या गया कि रॉयल अप्रूवल, अब रॉयल अप्रूवल से अपॉइंट हुआ कौन कौन? गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ। ठीक है, रॉयल अप्रूवल से। सीनियर ऑफिशियल्स जो है कंपनी का, ये इंडिया नहीं छोड़ सकता विदाउट परमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट परमिशन। थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पावर टू गिव लाइसेंस फॉर ट्रेड इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इम्पावर कर दिया गया कि आप लाइसेंस दे दो किसी को भी कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सके। ठीक है। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया जुडिशरी फंक्शन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे हाईलाइट भी कर लो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट में रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया था जुडिशरी से। ठीक है, और वो है चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट पॉइंट, होम गवर्नमेंट मतलब टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रिवेन्यूज़। देखो, आप जो इंडियन रिवेन्यूज़ होंगे तो उसे वहाँ के गवर्नमेंट को पे किया जाएगा इंडियन रिवेन्यूज़ से। ठीक है। एंड लास्ट, कमांडर इन चीफ जो है ये मेंबर नहीं होंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के जब तक उसे अपॉइंट ना किया जाए। नेक्स्ट एक्ट में आ जाओ, चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है
कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया डिफाइन एक्सप्लिसिटली फॉर फर्स्ट टाइम। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया कौन से एक्ट में फर्स्ट टाइम डिफाइन हुए थे, और वो है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, फीचर्स देख लो आप इसके क्या क्या हैं। इंडेड मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर टी और ओपियम, ट्रेड विथ चाइना। ठीक है, परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज, परमिट किया क्रिश्चियन मिशनरी, आओ भाई तुम इंग्लिश सिखाओ और अपना रिलीजन को प्रीच करो, आगे बढ़ाओ। क्रिश्चियन मिशनरीज को लाते थे यहाँ। एजुकेशन के लिए उस टाइम 1 लाख रुपए दिए गए टू इम्प्रूव एजुकेशन। ठीक है, और रेगुलेशन जो मेड बाय बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता वाज लेट बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट में आओ, चार्टर एक्ट 1833। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेंट हेलेना एक्ट को क्या बोलते हैं, और तो वो चार्टर एक्ट 1833 है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज हो गया, फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन का चार्टर एक्ट 1833 में। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि अब इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, अब उसे हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जो विलियम बेंटिक थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारा सिविल और मिलिट्री पावर्स आ गया, और अथॉरिटी ओवर इंटायर ब्रिटिश टेरिटरी। ठीक है, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, चलहट डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। मतलब चलहट इसलिए लिखा है कि अब गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास का कोई रोल ही नहीं, बहुत ही, अब देखो पहले तो सबऑर्डिनेट कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, अब यहाँ पर सारे पावर्स में मोटा मोटा मान के चलो छीन लिए से लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बम्बई और मद्रास के सारे लेजिस्लेटिव पावर को भी डिप्राइव कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो इन एक्टिविटीज़ है एज अ कमर्शियल बॉडी, मोनोपोली, ये सारे ख़त्म कर दिया, वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गया, चार्टर एक्ट 1833 में सारा अपना जो ऐसा कमर्शियल बॉडी था सारा, वो सब सारा ख़त्म किया और एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट हुआ तो ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का, बट फेल्ड क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने रेसिस्ट कर दिया था। इंडियन लॉज टू बी कोडिफाइड एंड कॉन्सोलिडेटेड, इंडियन लॉज जो थे वो कोडिफाइड होंगे, कॉन्सोलिडेट होंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कि टेक स्टेप टू एबोलिश स्लेवरी, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लॉ मेंबर एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया 2-3 बार भी, अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी, कि लॉ मेंबर किस एक्ट में ऐड हुए थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो वो चार्टर एक्ट 1833 में हुए थे। नेक्स्ट एक्ट चार्टर एक्ट 1853, ये लास्ट सीरीज़ है चार्टर एक्ट का, क्योंकि इसके बाद 1858 में कंपनी का रूल ही ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ठीक है, और सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क इसमें डिसीजंस वगैरह आए। इसने इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को और मॉडर्न और स्ट्रक्चर्ड बनाया इस एक्ट ने। इसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में नई आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग करना और इंडियंस के लिए थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन, वो अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स में। तो फर्स्ट फीचर्स देखते हैं, सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल। मतलब पहले गवर्नर जनरल का काउंसिल एक ही साथ था, जिसमें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव दोनों देखते थे, मतलब एक ही टीम लॉ बनाती थी और उनको इम्प्लीमेंट करती थी, बट अब उसे अलग अलग कर दिया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट बोला गया है। इसमें क्या है कि ये काउंसिल लॉज बनाने के लिए डिसीज़न करती थी, डिबेट्स होते थे। तो अब ये पहला बार था जब इंडियंस में ऐसा स्ट्रक्चर्ड लॉ मेकिंग बॉडी बना जो ब्रिटिश इंडिया के लॉज को शेप करता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, कॉन्वेंटेड पोस्ट ओपन फॉर इंडियंस। मतलब अब ये एक बड़ा धमाका था। पहले सिविल सर्विसेज के बड़े पोस्ट सिर्फ ब्रिटिश के लिए रिजर्व होते थे, ठीक है, बट अब ये इंडियंस के लिए भी
लाया गया, ओपन कंपटीशन शुरू किया गया कि अब इंडियंस भी इन बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। एंड लास्ट, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉमिनेटेड 4 मेंबर बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब इस एक्ट ने थोड़ी सी इंडियन रिप्रेजेंटेशन को चांस दिया। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से 4 मेंबर को नॉमिनेट किया गया जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हुए। ये पहला बार था जब इंडियंस को सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी में जगह मिली। नॉमिनेटेड ही हो बट मिली तो सही। तो ये चार्टर एक्ट का ये लास्ट सीरीज़ था। अब हम लोग नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 1858 से स्टार्ट करेंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।